भारत एक कृषि प्रधान देश है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर मुल्क की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। हमारे मुल्क के किसान अपनी फसल के लिए मौसम पर डिपेंड करते हैं और ना सिर्फ किसान, सरकारी महकमे, हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे बड़े बड़े कारखाने, कॉरपोरेट, हेल्थ सेक्टर, ट्रैवल इंडस्ट्री, सबके लिए मौसम की मालूमात अहम हो जाती है। मौसम की सही मालूमात ना सिर्फ जानो माल के नुकसान को कम करती है बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत अहम है। आज नौजवान मेट्रोलॉजी में अपना करियर देख रहे हैं, तो आज की इस अहम पेशकश में हम जानेंगे नए दौर में मेट्रोलॉजी की अहमियत कितनी बढ़ गई है और हमारे मुल्क का मौसम विज्ञान विभाग क्या कुछ नया कर रहा है। लेकिन उससे पहले आइए इस पैकेज के जरिए नजर डालते हैं मेट्रोलॉजी पर। ये हकीकत है कि कुदरती आफात पर किसी का काबू नहीं है, लेकिन आज साइंसी तरक्की के दम पर सही पेशगोई के जरिए न सिर्फ हम इनके असरात को कम करने में कामयाब हुए हैं, बल्कि जान व माल के होने वाले नुकसान को भी कम करने में हमारे साइंसदानों ने एक अहम कारकर्दगी को अंजाम दिया है। बदलते हुए मौसम के हवाले से इन चैलेंजेस का सामना करने में हमारे साइंसदानों ने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने आप में मिसाल है। इसी बदलते हुए मौसम और उसके असरात से जुड़ी बारीकियों को लेकर साइंसी नजरिए पेश करने वाली अहम फील्ड है मेट्रोलॉजी। मौसम की पेशगोई से लेकर आने वाले नुकसान से आगाह कराने में अहम रोल अदा करने वाले इस फील्ड के जानकार न सिर्फ लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, बल्कि किसी भी मुल्क को साइंसी नुक्ताए नजर से खुद मुख्तार बनाने में भी अहम रोल अदा करते हैं। एक मौसमी साइंसदान दर्जाए हरारत, हवा के दबाव, बारिश, बादल, आंधी तूफान और उनमें होने वाले बदलाव के साथ सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और डेटा के मुताले के बाद मौसम की पेशगोई करते हैं। अच्छी बात यह है कि आज मेट्रोलॉजी की कई ब्रांचेस मंजरे आम पर आ रही हैं, जिसने इस फील्ड के जानकारों के लिए करियर के इम्कानात को दुगना कर दिया है। देश के मौसम का हाल बताने वाले भारत मौसम विज्ञान विभाग की देश भर में फैली शाखाओं में इस फील्ड के जानकारों के लिए करियर के कई तरह के इम्कानात हैं। साथ ही इस मैदान के जानकारों के लिए सरकारी शोबों से लेकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, स्पेस व टेलीविजन चैनलों में काम करने का मौका होता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बदलते हुए मौसम की जानकारी देने वाली ये फील्ड एक वसी मैदान बन चुकी है, जिसने नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को दुगना कर दिया है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने मेट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली होगी और अब इसी पर डिटेल में बातचीत करने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। मॉनसून का सीज़न है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि कब, कहाँ और कितनी बारिश होगी, और ऐसे हालात में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है हमारे मुल्क के मौसम विभाग की। एक ऐसा महकमा जो हर मुमकिन कोशिश करता है हमें मौसम के हालात से रूबरू कराने की, और जिसकी चर्चा ज़्यादा होती है उसके अंदर करियर के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, गुफ्तगू करेंगे और उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे जो हमें बताते हैं देश के मौसम का मिजाज। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा जी। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, जब हम बात करते हैं मेट्रोलॉजी की और उसकी सही प्रेडिक्शन ना सिर्फ जानी नुकसान को बचाती है बल्कि हर तरह के नुकसानात को कम कर देती है, जिससे कि बहुत बड़े लेवल पर नुकसानात से बचा जा सकता है। और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, मौसम की जानकारी रखने वाले अच्छे जानकार होते हैं, उन्हीं के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अगर हम मौसम की जानकारी की बात करते हैं, मेट्रोलॉजी की बात करते हैं, बतौर एक्सपर्ट आप क्या कहना चाहेंगे? इसका महत्व, इसकी अहमियत आज के दौर में कितनी बढ़ जाती है? मैं चाहूँगा आप उस पर एक एक्सपर्ट के तौर पर रोशनी डालें। मौसम का जानकारी दिन बर दिन मानव समाज में बढ़ रहा है।
एक कारण है कि हमारा जो सामाजिक और आर्थिक प्रगति है वह त्वरान्वित हो रहा है, और जितना सामाजिक और आर्थिक प्रगति होता है हमारा वल्नरेबिलिटी मौसम के जरिए ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी यानी तीव्रता बढ़ रहा है, और इसके इम्पैक्ट में भी बहुत सारे नुकसान दिखाई दे रहा है। सो इसको देखते हुए लोगों का जो आवश्यकता है मौसम या जलवायु के बारे में वो बढ़ा है। ऐसे कोई सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र नहीं जहां जलवायु या मौसम का महत्व नहीं है। सो इसको देखते हुए जैसे भारत अभी आगे बढ़ रहा है, हमारा आर्थिक प्रगति त्वरान्वित हो रहा है, हम भी यही कोशिश करते हैं कि कैसे सभी लोगों के पास मौसम और जलवायु की जानकारी पहुंचा जाए और सटीकता के साथ पहुंचा जाए, और ऐसे पहुंचा जाए जिसको लेकर वो अर्ली एक्शन ले सके, उनका जो जानमाल का नुकसान हो रहा है इसको कम करे, इसके साथ साथ उनका सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी बनाए रहे। जब बात होती है मौसम की जानकारी की तो मौसम विभाग का नाम सबसे पहले आता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि बहुत तेज़ी से आपने भी जलवायु परिवर्तन की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, और आज के दौर में हम ये भी देखते हैं कि एक शहर के अंदर कहीं बारिश है और कहीं बारिश बिल्कुल नहीं है। इस तरह के हालात में एक तो हम आपके मौसम विभाग के बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन ऐसे हालात के अंदर कितनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं? आपने सही बताया, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से हमारे जो वायुमंडल है इसका तापमान में बढ़ोतरी आ रहा है, स्पेशली लोअर ट्रोपोस्फियर में। और ये बढ़ोतरी जो हो रहा है इसके वजह से जो क्लाउड डेवलपमेंट होता है, जो कि पहले ज़्यादा लार्ज स्केल में डेवलपमेंट हो रहा था, अभी स्मॉल स्केल में डेवलपमेंट हो रहा है। यानी लार्ज स्केल के साथ साथ, नहीं तो लार्ज स्केल के अंदर बहुत सारे मेसो स्केल यानी स्मॉल स्केल कन्वेक्टिव क्लाउड यानी थंडरस्टॉर्म क्लाउड डेवलप हो रहा है, और इसकी वजह से लोकलाइज्ड सीवियर वेदर देखने को मिल रहा है। जैसे पहले हम देख रहे थे, इसके तुलना में अभी लोकलाइज्ड सीवियर वेदर इवेंट जैसे कि हेवी रेनफॉल बोलिए, कि थंडरस्टॉर्म बोलिए, लाइटनिंग बोलिए, स्क्वाल बोलिए, कि हेलस्टॉर्म बोलिए, यानी ओलावृष्टि, ये सभी का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रहा है। इसकी वजह से ऐसे होता है, इतना छोटा स्केल में ये डेवलप होता है कि एक शहर के अंदर एक प्रांत में बारिश हो रहा है तो दूसरा प्रांत में बारिश नहीं है। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंट्रीब्यूटेड हो रहा है। मगर इसको देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग इसको एड्रेस करने के लिए स्मॉल स्केल में वेदर को ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे आप पास्ट 5 ईयर्स में देखेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ रडार्स को बढ़ाए हैं। अभी हमारे पास लगभग 40 रडार है, और रडार में रिजोल्यूशन होता है 350 मीटर्स, यानी हर 350 मीटर में रडार क्लाउड का रिफ्लेक्टिविटी को डिटेक्ट कर सकता है। सिमिलरली जो सैटेलाइट है हमारे पास, अभी दो सैटेलाइट है। जैसे एक सैटेलाइट में हर आधा घंटे में पिक्चर लिया जा रहा था, अभी 2 सैटेलाइट की वजह से हर 15 मिनट में हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर अवेलेबल होता है और डाटा भी अवेलेबल होता है। तीसरा है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस भी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हुआ है देश में। रेन गेज की बात करें, फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास 6720 रेन गेज स्टेशन से, जो कि 2025 का मानसून सीजन में इस्तेमाल हो रहा है। हर दिन कितना बारिश हुआ इसका आंकड़ा निकलने के लिए आप कंपेयर करेंगे पहला 5 साल पहले, तो लगभग 20 to 30% ऐसे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस इंक्रीज हुआ है, रेन गेजेस इंक्रीज हुआ है, रडार्स इंक्रीज हुए हैं, सैटेलाइट प्रोडक्ट्स भी डेवलप हुआ है। इसके साथ साथ जो कंप्यूटिंग सिस्टम है इसमें भी बहुगुणित किया गया है। जैसे हमारे पास पहले 8 पेटाफ्लॉप मशीन था,
अभी 28 पेटाफ्लॉप मशीन है। पेटाफ्लॉप का मतलब होता है कि 10 टू द पावर 15 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। सो इतना बड़े कंप्यूटिंग मशीन है कि इसको हम इस्तेमाल करके 7 न्यूमेरिकल मॉडल्स मिनिस्टर पार्सन से रन होता है, और सुबह और शाम। और जो सुबह 5:30 बजे जो ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, इसको लेकर 9:30 बजे आने वाले 10 दिन का पूर्वानुमान तैयार हम कर सकते हैं। आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की है, नई टेक्नोलॉजी की बात की है। आजकल हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी हम देख रहे हैं। क्या एआई की भी मदद ली जाती है इसके अंदर? एआई से भी हमने फ़ायदा लिया है, या सिर्फ जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ज़रिए हमने इसमें एड ऑन करने की कोशिश की है, अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश की है? जी, जब मैं अभी आपको सभी आंकड़ा दे रहा था, वो दिखा रहा था कि कैसे हम ऑब्जर्वेशनल एंड कंप्यूटिंग सिस्टम को मॉडिफाई किया, इम्प्रूवमेंट किया। इसके साथ मॉडल्स को भी प्रेडिक्शन देने के लिए हमने इम्प्रूवमेंट किया। अभी जैसे मैं बता रहा था कि लगभग 7 मॉडल्स हर दिन रन हो रहा है, और इस साल जो भारत फोरकास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इसका रिजोल्यूशन है 6 किलोमीटर, यानी हर 6 किलोमीटर में आप एक पूर्वानुमान प्रोड्यूस कर सकते हैं अगले 10 दिन के लिए। इसका मतलब हो गया कि आप सब ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल पर हम फोरकास्ट देने के लिए सक्षम है अभी। और पंचायत मौसम सेवा हम 2024 में शुरू किए हैं, जो कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। पहले ब्लॉक लेवल फोरकास्ट दिया जा रहा था। सिमिलरली जो लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट देने के लिए हमारे पास पहले 3 किलोमीटर मॉडल का रिजोल्यूशन था, अभी 1 किलोमीटर मॉडल, 2 किलोमीटर मॉडल का रिजोल्यूशन है। इसका मतलब हो गया कि आप ग्रामीण स्तर पर कोई भी लोकेशन पे, सिटी में कोई भी वार्ड लेवल पे आप इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। और ये बात है कि एक मॉडल में आप फोरकास्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मॉडल्स डिफर, जैसे कि डॉक्टर्स डिफर करते हैं। कोई भी डिजीज लेकर आप जाइए, उनका प्रेस्क्रिप्शन डिफर हो सकता है। ऐसे ही यहाँ भी मॉडल का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडल का कंप्यूटिंग पावर, मॉडल में डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम और मॉडल में एनालिसिस प्रोसीजर को लेकर डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट फोरकास्ट होता है। सो एक कॉन्सेंसस फोरकास्ट डेवलप करने के लिए, मॉडल के अंदर जो अनसर्टेनिटी है इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया भारत मौसम विज्ञान विभाग के अंदर, जो कि पहले हमारा पास नहीं था। आपने अलग अलग नए नए सिस्टम आपने डेवलप किए हैं, बहुत तेज़ी से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि इसके अंदर अब आने वाले समय में नौजवानों की और एक्सपर्ट्स की हमें और ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर, कि ये फील्ड जितनी तेज़ी से बढ़ी हो रही है, जितनी इसकी जिम्मेदारी बढ़ रही है, इतनी ही ज़रूरत इसके अंदर अब नौजवानों की भी है? जी, आपने सही बताया। मगर ये प्रश्न के उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं फिजिकल मॉडलिंग की बात कर रहा था, वो तो हमारे रेगुलरली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और जिसकी वजह से फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 40 to 50% इम्प्रूव हुआ है पास्ट 10 ईयर्स से कंपेयर टू प्रीवियस 10 ईयर्स। सिमिलरली 20 to 30% इन रिसेंट 5 ईयर्स। मगर अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। हम भी भारत मौसम विज्ञान विभाग में एक साइंटिफिक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हम ये टूल्स टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। और ऑलरेडी कुछ क्षेत्र में, जैसे कि डे टू डे मॉडलिंग में हम दुनिया भर में जो एआई मॉडल्स है इसको हम रेफ़र करते हैं। हम जब दोनों वीक का फोरकास्ट देते हैं तब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल को भी रेफ़र कर रहे हैं। जब साइक्लोन बनता है इसका इंटेंसिटी जानने के लिए भी हम एआई बेस्ड टेक्निक भी यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हीट वेव होता है इसका क्यूमुलेटिव फैक्टर को डिसाइड करने के लिए भी हम एआईएमएल यूज कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में हम एआईएमएल अभी अप्लाई करना शुरू किया है। मगर जो हमारा प्लान है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, साथ ही साथ जैसे फिजिकल मॉडल्स और कंप्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग सिस्टम और ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिलेगा, और जो एआई मॉडल है कि डाटा ड्रिवन मॉडल है, इसमें और अच्छा से अच्छा डाटा जाएगा और सब मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। सो वे फॉरवर्ड यही है कि फिजिकल मॉडल के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल भी हम यूटिलाइज करेंगे। हमारा जो विजन एंड स्ट्रैटेजी और है, उसके लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है, उसके लिए आपने अगला कदम बढ़ा लिया है। बहुत खूब। अब इसकी हमारा जो ये कार्यक्रम है, इसकी एक ज़रूरत ये भी है कि इसके अंदर हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर वो किस तरह अपना करियर बना सकते हैं। तो तालीम हासिल करने के बाद किस तरह मेट्रोलॉजी में हमारे नौजवान
अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। और अगर हम आईएमडी की बात करते हैं तो आईएमडी में किस तरह की उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या कुछ वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और देश के लिए ना सिर्फ अपना करियर बना सकते हैं, देश के लिए सेवा भी कर सकते हैं। जी, मीट्रोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी डिसिप्लिन यहाँ एप्लीकेबल होता है। और यहाँ लगभग 5000 लोग काम करते हैं सभी लेवल पर। और एंट्री लेवल यहाँ दो तरीके में होते हैं। एक होता है साइंटिफिक असिस्टेंट, जहाँ हर साल हम लगभग 300 से 500 लोगों का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। दूसरा होता है साइंटिस्ट लेवल पर, जो कि साइंटिस्ट बी एंट्री लेवल होता है। वो भी लगातार कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि पास्ट 2 ईयर्स में कि 3 ईयर्स में हम लोग 50 से 60 लोगों का रिक्रूटमेंट किए हैं। इसके साथ साथ हम प्रोजेक्ट साइंटिस्ट जैसे लोगों को भी चुनकर लाते हैं, जो इमीडिएटली पास आउट होते हैं। वो भी इस फील्ड में काम करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स में, और इसके साथ साथ उन्होंने पीएचडी करते हैं। उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, क्वालिफिकेशन ज्ञान होता है, इसके साथ साथ वो मीट्रोलॉजी को अपनाते हैं। तीसरा होता है कि हम इंटर्नशिप भी देते हैं बच्चों को। बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आते हैं। हर साल समर इंटर्नशिप, विंटर इंटर्नशिप करते हैं। हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम भी उनको हेल्प करते हैं। सिमिलरली जो आईटीआई पास आउट होते हैं उनके लिए भी हम इंटर्नशिप देते हैं, उनको भी पेमेंट करते हैं हर साल। यानी पेड इंटर्नशिप भी होता है, क्योंकि वो लोअर लेवल में आते हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए हम देते हैं। चौथा कदम हम ये उठाएं कि स्टार्टअप। हम भी स्टार्टअप के लिए एनकरेज करते हैं। हमारे पास ह्यूज डाटा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, और इसको हम किसी के साथ जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं। जो नौजवान होते हैं, जो आग्रह प्रकाश करते हैं कुछ डेवलपमेंट करेंगे, उनको हम हाथ बढ़ाते हैं। और इसके प्रारंभ हो चुका है और हम आशा करते हैं कि इसके दौरान भी हम आगे बढ़ेंगे। और चौथा ये है कि सिर्फ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां अभी मीट्रोलॉजिस्ट का जरूरत होता है। जैसे कि आप पावर सेक्टर बोलिए, जहां की पावर सेक्टर में आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, पावर जनरेशन बोलिए, ये सभी का जो अभी ट्रेडिंग होता है डेली, एवरी 15 मिनट्स ट्रेडिंग हो रहा है, इसमें वेदर का एक अहम भूमिका रहता है। इसलिए जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए यहाँ भूमिका आ जाता है कि वो यहाँ रोल प्ले कर सकते हैं, और चुनौती को देखते हुए लोग भी रिक्रूट कर रहे हैं। सिमिलर हेल्थ सेक्टर देखिए, बहुत सारे वेक्टर-बोर्न डिजीजेस है। क्लाइमेट चेंज को देखते हुए भी वेक्टर-बोर्न डिजीजेस का प्रकोप व इम्पैक्ट बढ़ सकता है, वहाँ भी पॉसिबल है अपॉइंटमेंट का। सिमिलरली आप एनवायरमेंटल सेक्टर देखिए, एयर क्वालिटी सेक्टर देखिए, कि वाटर क्वालिटी देखिए, कि सॉइल क्वालिटी देखिए, एग्रीकल्चर बात देखिए, एग्रोमेट्रोलॉजिस्ट देखिए, और नहीं तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर देखिए, जैसे कि एविएशन सेक्टर है, मेरीन सेक्टर है, जहाँ ब्लू इकोनॉमी बात कर रहे हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये सभी सेक्टर में। टूरिज्म सेक्टर देखिए, अभी नया ओपनिंग आ रहा है, जहाँ इंडस्ट्री भी आ रहे हैं, वहाँ भी जो क्वालिफाइड बच्चे होंगे वहाँ इसमें उनका रिक्रूटमेंट हो सकता है, और इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। मैं आपको और एक बात बताऊँ, हम जब एंट्री किए थे तब ऐसे मीट्रोलॉजी या एटमॉस्फेयर साइंस में कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं था। सिर्फ 1, 2, 3 आप काउंट कर सकते हैं। एक था आंध्र यूनिवर्सिटी, और दूसरा था आपका आईआईएससी बेंगलोर में, और तीसरा था आईआईटी दिल्ली में। और आज के दौर में जो है इसको आईएमडी ने एस्टेब्लिश किया था। और आज के जब दिन में देखेंगे, लगभग सभी आईआईटी में, सभी यूनिवर्सिटी में आपको एटमॉस्फेयर साइंस, ओशन साइंस, जियो साइंस का कैपेसिटी देखने को मिलेगा, और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और इसका भविष्य बारे में बोलना चाहता हूँ कि भविष्य अच्छा है, क्योंकि जैसे ही हम वेदर एंड क्लाइमेट का एप्लीकेशन बढ़ने को देख रहे हैं, फ्यूचर में भी आप जब 2047 तक जाएंगे, तब आप देखेंगे कि घर घर में आपका एप्लीकेशन होगा। हर इंडिविजुअल, हर हाउस होल्ड वेदर एंड क्लाइमेट को देखने के लिए कोशिश करेगा, कोई एक एक्टिविटी हाथ को लेने के पहले, क्योंकि जो थ्रेट आ रहे हैं हमारा जनमाल के लिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये ज़रूरत होगा कोई भी एक्टिविटी के लिए हमको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा वेदर एंड क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन को। दूसरे देशों के मुकाबले, जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम आने वाले वक्त में क्या कुछ देखेंगे, दूसरे जो हम विकसित देशों की बात करते हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, कितना हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह से हमने मौसम को देखा जाए तो
उसकी जानकारी को अपने काबू में लिया है ताकि हमारा हर नागरिक मौसम के बारे में ना सिर्फ अवेयर रहे बल्कि उसके होने वाले नुकसान से बच सके? जी, मौसम का जो जानकारी हम देते हैं इसमें दो तरीका जानकारी होता है। एक होता है कि अभी रियल टाइम पर क्या हो रहा है, जो आता है ऑब्जर्वेशनल सिस्टम से। दूसरा होता है कि आप फोरकास्ट जो बताते हैं, पूर्वानुमान जो बताते हैं, वो आता है मॉडलिंग सिस्टम से, जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, मॉडलिंग सिस्टम होता है। सो जो पहला जानकारी है कि अभी क्या हो रहा है, कहाँ बारिश हो रहा है, कहाँ बिजली गिर रहा है, कि कहाँ हेलस्टॉर्म हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन लोगों को ज़रूरत होता है। वो देने के लिए आपका ऑब्जर्वेशनल सिस्टम होना चाहिए। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल सिस्टम अभी है वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक एम्बिशियस मिशन लिए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मिशन मौसम। मिशन मौसम 2024 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की है। इसके अंदर जो हमारा ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि राडार अभी 40 है, वो बढ़कर 126 होगा। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेजेस एवरी पंचायत में एक लगेगा। विंड प्रोफाइलर लगेगा। माइक्रोवेव रेडियोमीटर 25 आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा फर्दर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। और वंस ये सभी हो जाए तो फिर मॉडल्स भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये सभी को देखते हुए हम जब कंपेयर करेंगे ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम कोई भी डेवलप्ड कंट्री का नाम आप लीजिए, यूएसए हो कि यूके हो कि जापान हो, इसका कंटेम्प्रेरी हो जाएंगे, इसके साथ में हम आ जाएंगे। और अभी जब हम उनके आसपास नहीं है, थोड़ी से कम है ऑब्जर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर भी आप कंपेयर करेंगे हमारा जो लार्ज स्केल वेदर सिस्टम है, जैसे कि साइक्लोन्स है, इसमें हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी अभी सभी डेवलप्ड कंट्री से बेहतर है। इवन यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे, जब 2010 में हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 50% नीचे था यूएसए की तुलना में, अभी हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी लगभग 20 से 30% ज़्यादा सटीक है कंपैरिजन करेंगे तो नेशनल हरिकेन सेंटर यूएसए के साथ। ऐसे ही आप हेवी रेनफॉल का देखिए, त्वरित ढंग से जैसे 40 से 50% इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारा। आने वाले दिन में जब ऐसे ऑब्जर्वेशन सिस्टम हमारे पास हो जाएगा, आई एम श्योर कि हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी उनका फोरकास्ट एक्यूरेसी और ज़्यादा भी होगा। मगर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, उनका जो एटमॉस्फेयर है वो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन का एटमॉस्फेयर, हमारा है ये ट्रॉपिकल रीजन का एटमॉस्फेयर। ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादातर वेदर सिस्टम कन्वेक्टिव होते हैं नेचर में, यानी कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलपमेंट होता है। और ये कन्वेक्टिव क्लाउड बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और कोई भी जगह में डेवलप हो सकता है, शॉर्ट स्केल में होता है, यानी बहुत तेजी से बदलाव आते हैं हमारे। वहाँ जो वेदर डेवलप होता है वो फ्रंटल सिस्टम होता है, बहुत पीरियडिक सिस्टम है, बहुत रेगुलर सिस्टम है, रेगुलर इंटरवल में आते हैं। इसके लिए उनका प्रेडिक्टेबिलिटी आसान है, प्रेडिक्टेबिलिटी सहज है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी हम अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर पाए हैं और आगे बेहतर से और बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो नौजवान इस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस फील्ड में आकर अपने आप को कहीं आला मुकाम पर देखना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप मौसम या जलवायु का जानकारी को पहले समझें, इसको इस्तेमाल करें। आप जब भी स्टेट में एक स्टूडेंट हो कि या प्रैक्टिशनर हो, क्या एक यंग हो, आप हर दिन हमारा जानकारी को आप इस्तेमाल करिए। मौसम मोबाइल ऐप है हमारे पास, बहुत सारे एपीआईज डेवलप है। आप नौकरी करें कोई संस्था में, वहाँ भी हमारा वेदर एंड क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। इसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री का हो रहा है इसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो यंग मास मौसम विभाग में या मौसम का जुड़े हुए संस्थाओं में ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी एक अच्छा भविष्य है, क्योंकि ये एक ग्रोइंग साइंस है, ये एक चैलेंजिंग साइंस है और एवरी चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी होता है। क्या चैलेंज है इस फील्ड के अंदर? आपने कहा चैलेंजिंग है, तो इसमें क्या चैलेंज आपके सामने आपको नजर आते हैं? अभी जो सामने में चैलेंज है, जैसे हम साइक्लोन का फोरकास्ट को इम्प्रूव करके जो हजारों लोगों का मृत्यु हो रहा था देश में, वो अभी कम होते हुए लगभग 0 डेथ हो गया। ऐसे ही जो डेथ हमारा स्मॉल स्केल सीवियर वेदर इवेंट्स लाइक हेवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की वजह से हो रहा है, इसको भी हम कम कर सकते हैं। इसमें चैलेंज यही है कि डेवलप करना ऐसे टूल्स, एप्लीकेशंस जिसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम फोरकास्ट एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेंगे, मगर जो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट और रिस्क बेस्ड वार्निंग है ये सभी के लिए, इसको भी हम सुदृढ़ करेंगे, जन जन तक इसको पहुंचाएंगे, घर घर तक हम पहुंचाएंगे,
लोग इसको आसान से इस्तेमाल करेंगे और सामाजिक और आर्थिक प्रगति में देश को आगे बढ़ाएंगे। आपने एक लंबा तजुर्बा इस फील्ड के अंदर हासिल किया है और उसी तजुर्बे के रोशनी में मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो तालीम दी जा रही है, अगर हम मेट्रोलॉजी की बात करते हैं जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है, तो इस क्षेत्र में जो तालीम दी जा रही है उसके अंदर और बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जाना आपके मुताबिक आपको ज़रूरी नज़र आता है, और जो इंस्टीट्यूट तालीम दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उनको IMD किस तरह से सपोर्ट करता है, मदद करता है? IMD का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका डाटा। 100 साल से ज़्यादा डाटा डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, हम फ्रीली अवेलेबल कराते हैं, कोई तालीम के लिए, कोई रिसर्च के लिए, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए। दूसरा है इसका नॉलेज बेस। 1875 में जब IMD डेवलप हुआ तब से शुरू करके जब आप 2025 में पहुंच रहे 150 ईयर्स का डाटा और नॉलेज बेस यहाँ डेवलप हुआ है। हम नॉलेज पार्टनर बन सकते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ, इस जॉइंटली हम ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, हम कोलाबरेटिव वे में बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क भी कर सकते हैं, और इसको लेकर हम भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किए हैं। हम ये सपोर्ट देते हैं स्टार्टअप के लिए और ये सपोर्ट देते हैं ट्रेनिंग व कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। कोई भी व्यक्ति हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है जो कि WMO द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे कि रीजनल ट्रेनिंग सेंटर पुणे में है, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में है, और हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी कंडक्ट करते हैं एक सीवियर वेदर इवेंट के लिए, जैसे कि साइक्लोन के लिए, हेवी रेनफॉल के लिए, थंडरस्टॉर्म के लिए, सैटेलाइट के लिए, रडार के लिए। सो ये सभी को सभी व्यक्ति विशेष, अनुष्ठान, एकेडमिक एंड R&D इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तमाम जो चीज़ें थीं आज जानने का मकसद यही था कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो जान सकें मेट्रोलॉजी के बारे में, इसकी बारीकियों को समझें, और जो नौजवान इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो इस फील्ड के बारे में जानकारियाँ हासिल करके अपने करियर के रास्ते को चुनें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहपात्रा जी का कि आज आपने दूरदर्शन की इस पेशकश के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से मौके हैं जहां पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है, मौसम विभाग क्या कुछ कर रहा है, और किस तरह आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज की इस पेशकश में गुफ्तगू हुई, और आपने इस पेशकश से ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल किया होगा। और इसी के साथ हमारी ये पेशकश भी यही मुकम्मल होती है। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। सर बेरी पुलाव ट्राय करू, मस्त आहे।